मयोंग की फुसफुसाहटें। अध्याय 4। मंत्र की शक्ति। माधव ने कुटिया के बाहर से ही आवाज लगाई, दाई मां, क्या आप घर पर हैं? कुछ क्षणों का सन्नाटा रहा। आसपास के पेड़ों से सिर्फ पत्तियों की सरसराहट और दूर किसी पक्षी की आवाज सुनाई दी। फिर कुटिया का दरवाजा हल्के से चरमराया और भीतर से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, लगभग 45 साल का, बाहर निकला। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में सजगता थी। उसने माधव की ओर गौर से देखा और नर्म लहजे में पूछा, आपुनर की समस्या से आपुनियई असुस्थ नेकी? आपको क्या परेशानी है? आप ही बीमार हैं क्या? माधव कुछ क्षणों तक सोचता रहा। वह उस जगह और उन लोगों को समझने की कोशिश कर रहा था जो दिखने में साधारण थे, पर शायद साधारण नहीं थे। माधव ने वही बात दोहराई जो वह सुबह से सबको बताता आ रहा था। मैं कोलकाता से आया हूं और मयोंग पर एक रिसर्च कर रहा हूं। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने धीरे से पूछा, बाबू, आपका नाम क्या है और आप मयोंग पर ही रिसर्च क्यों कर रहे हैं? अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूं, यहां आपको कुछ नहीं मिलेगा। हां, मेरी मां एक तांत्रिक हैं, पर उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। वो तो लोगों के दुख दर्द दूर करती हैं। माधव को तुरंत एहसास हुआ कि रिसर्च शब्द सुनकर शायद उसने अनजाने में उस आदमी या उसकी मां पर शक जाहिर कर दिया है। उसने अपनी बात को संभालते हुए शांत स्वर में कहा, नहीं, मेरा मतलब आप या आपकी मां से नहीं था। कृपया मुझे गलत मत समझिए। मैं आप दोनों पर कोई जांच नहीं कर रहा हूं। दरअसल मयोंग के बारे में बाहर के राज्यों में कई गलतफहमियां फैली हुई हैं। लोग समझते हैं कि यहां काला जादू होता है, कि लोग मंत्रों से कुत्ता या बंदर बना दिए जाते हैं, और यह भी कि यहां आत्माओं को वश में किया जाता है। मैं बस इन अफवाहों की सच्चाई जानना चाहता हूं और उन्हें दूर करना चाहता हूं। उसके स्वर में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्चाई की एक सीधी और साफ झलक। उस आदमी ने एक पल को माधव को ध्यान से देखा, जैसे उसके शब्दों की सच्चाई को परख रहा हो। माधव की बात सुनकर वह आदमी थोड़ा मुस्कुराया और बोला, आइए बाबू, अंदर आइए। वह उसे अपनी छोटी सी झोपड़ी के भीतर ले गया और एक पुरानी मगर साफ खटिया पर बैठने को कहा। फिर खुद रसोई की ओर गया और कुछ देर बाद एक गिलास पानी और एक कटोरा मुर्रा, फूले हुए चावल लेकर लौटा। उसने माधव की ओर कटोरा बढ़ाते हुए कहा, लो बाबू, मुर्रा खा लो और पानी पी लो। बहुत दूर से आए लगते हो, थोड़ा पेट भरो। माधव ने विनम्रता से कटोरा थाम लिया और हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अब वह आदमी थोड़ी गंभीरता से बोला, मैं जानता हूं, बाहर के लोग असम को किसी और ही दुनिया का हिस्सा समझते हैं, जैसे ये देश का नहीं कोई रहस्यमयी इलाका हो। उन्होंने मां कामाख्या को नहीं छोड़ा, तो मयोंग क्या चीज है? लोग अंधविश्वास में इस कदर डूबे हैं कि जो भी सुनी सुनाई कहानियां होती हैं उन्हें ही सच मान बैठते हैं। कोई कहता है कि यहां लोग मंत्रों से जानवर बना दिए जाते हैं, कोई कहता है कि आत्माएं कैद की जाती है। ये सब अफवाहें हैं। वह थोड़ा रुका और फिर बोलता चला गया, कुछ लोग मेरी मां के पास भी आते हैं, यह उम्मीद लेकर कि वो कोई मंत्र फूकेंगी और उनके दुश्मन खत्म हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। मेरी मां मंत्रों से सांप, बिच्छू या कुत्ते के कांटे हुए जहर को निकाल सकती हैं, लेकिन इंसानों के भीतर जो ईर्ष्या, द्वेष और लालच का जहर भरा है, उसे निकालना किसी भी मंत्र से मुमकिन नहीं। वह एक पल के लिए चुप हो गया और फिर माधव की आंखों में देखते हुए बोला, यह जानकर अच्छा लगा कि तुम यहां इन अफवाहों की सच्चाई पता करने आए हो। फिर उसने एक गहरी सांस ली और खामोशी के बाद धीमे स्वर में कहा, अब मैं तुम्हें एक सच्ची बात बताऊंगा कि असली मंत्र कैसे काम करता है। कमरे में एक रहस्यमयी सन्नाटा पसर गया। माधव ने धीरे से प्रश्न किया, दादा, मंत्र क्या होते हैं? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले मैं अपना नाम बता दूं। लेकिन उससे पहले ही माधव ने विनम्रता से बीच में बात काट दी, रुकिए दादा, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं अपना रिकॉर्डर निकाल लेता हूं। जो बातें आप बताने जा रहे हैं वो सच में कीमती हैं। मैं चाहता हूं कि उन्हें मैं रिकॉर्ड कर सकूं, ताकि उन्हें और लोगों तक पहुंचा सकूं।
वह व्यक्ति कुछ क्षण के लिए चुप रहा, फिर सिर हिलाते हुए बोला, मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुम रिकॉर्ड करो और लोगों की सोच बदलो। माधव ने तुरंत अपना बैग खोला, उसमें से छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। फिर आदर से बोला, अब आप बताइए दादा। उस व्यक्ति ने गहराई से माधव की आंखों में देखा और फिर कहना शुरू किया, मंत्र एक संस्कृत शब्द है, मन यानी मन, और अत्र यानी साधन या उपकरण। यानी मंत्र ऐसा साधन है जो मन को केंद्रित करता है, उसे साधता है। ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये ध्वनि की तरंगे हैं। जब इन्हें श्रद्धा और सही उच्चारण के साथ बोला जाता है तो ये भीतर की चेतना को जागृत करते हैं। ध्यान, पूजा और साधना में मंत्रों का दोहराव व्यक्ति को आत्मा और ब्रह्म के बीच सेतु की तरह जोड़ता है। माधव चुपचाप सुनता रहा। उस रिकॉर्डर की लाल बत्ती लगातार टिमटिमा रही थी और कमरे में मंत्रों की सूक्ष्म परिभाषा एक अदृश्य ऊर्जा की तरह गूंज रही थी। माधव कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, दादा आपका नाम? वो वृद्ध मुस्कुराया और संक्षिप्त उत्तर दिया, हरण। माधव ने अगला प्रश्न तुरंत किया, हरणदा, क्या सच में मंत्रों में उपचार की शक्ति होती है? हरण दादा कुछ क्षणों तक शांत रहे, जैसे शब्दों को मन के भीतर से खींच रहे हों। फिर बोले, हां, होती है। कुछ मंत्र जैसे ओम और गायत्री मंत्र जब श्रद्धा और सही उच्चारण के साथ दोहराए जाते हैं तो वे शरीर और मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। वो आगे समझाने लगे, इन मंत्रों के जाप से तनाव और चिंता कम होती है, रक्तचाप और हृदय गति में संतुलन आता है, मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है, यहां तक कि नींद की गुणवत्ता भी सुधरती है। माधव ध्यान से हर शब्द को सुन रहा था, जबकि रिकॉर्डर उसकी गोद में चल रहा था। हरणदा ने अपने हाथों को धीरे धीरे जोड़ा, जैसे कोई सूक्ष्म ऊर्जा को महसूस कर रहे हों, और बोले, ध्यान और मंत्र जाप से मस्तिष्क के वे हिस्से सक्रिय होते हैं जो भावनात्मक संतुलन और दर्द सहन करने की क्षमता से जुड़े होते हैं। और अगर मन में यह विश्वास हो कि मंत्र असर करेंगे तो शरीर और दिमाग भी उसी दिशा में प्रतिक्रिया देने लगते हैं। यह मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है, लेकिन इसके नतीजे असली होते हैं। फिर उनकी आवाज में एक गहराई आ गई। भारतीय वेद, तंत्र और योग परंपराओं में यह भी माना जाता है कि मंत्र चक्रों को सक्रिय करते हैं, प्राण ऊर्जा को संतुलित करते हैं, नकारात्मक कर्मों को शुद्ध करते हैं और व्यक्ति को देवत्व के संपर्क में लाते हैं। कुछ मंत्र तो विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने आगे कहा, महामृत्युंजय मंत्र रोग और मृत्यु के भय से रक्षा के लिए, और गायत्री मंत्र बुद्धि, चेतना और ऊर्जाओं के जागरण के लिए। हरणदा की आंखों में विश्वास की चमक थी। शायद विज्ञान आज तक इन प्रभावों को पूरी तरह साबित नहीं कर पाया है, लेकिन जो साधक इन्हें दिल से जपते हैं, उन्होंने इन मंत्रों की शक्ति को अनुभव किया है अपनी आत्मा की गहराइयों में। माधव मौन था। अब न केवल वह रिकॉर्ड कर रहा था, बल्कि भीतर से कुछ महसूस भी कर रहा था, जैसे कोई पुरानी स्मृति, कोई अनकही ऊर्जा उसे धीरे धीरे छू रही हो। मंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है जो तुरंत रोग खत्म कर दे। यह चिकित्सा का विकल्प नहीं, बल्कि उसका पूरक हो सकते हैं। गलत उच्चारण या बिना श्रद्धा के जाप करने पर इच्छित लाभ नहीं मिलते। माधव कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तो मंत्रों की सच्चाई क्या है? हरण दादा ने माधव की ओर गहरी दृष्टि से देखा, फिर शांत स्वर में बोले, मंत्रों की सच्चाई यही है बेटा, उनमें शक्ति होती है मानसिक शांति लाने की, तनाव को कम करने की और मन की एकाग्रता व भावनात्मक स्थिरता को बढ़ाने की। कुछ क्षण रुककर उन्होंने आगे कहा, लेकिन ये शक्ति तभी प्रकट होती है जब मंत्रों को ठीक प्रकार से बोला जाए, सही उच्चारण के साथ, पूरी श्रद्धा से और नियमित अभ्यास के साथ। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे उन मंत्रों की शक्ति को भीतर महसूस कर रहे हों। और माधव अब केवल सुन नहीं रहा था, वह जैसे हर शब्द को अपने भीतर उतार रहा था, एक साधक की तरह जो अब खोज नहीं, अभ्यास की ओर बढ़ रहा था। माधव थोड़ी देर सोचता रहा, फिर अपनी जिज्ञासा को रोक न सका। उसने धीरे से पूछा, दादा,
क्या मंत्रों की सहायता से हम यह जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति को मानसिक रोग क्यों हुआ? मतलब कोई जो पहले सामान्य था लेकिन किसी वजह से मानसिक रूप से बीमार हो गया, क्या मंत्र उसे ठीक कर सकते हैं? फिर वह रुका और एक और सवाल जोड़ा, और क्या डिप्रेशन जैसी स्थिति इंसान को भ्रम यानी हेल्यूसिनेशन की ओर ले जा सकती है? हरण दादा ने उसकी आंखों में झांका। उस नजर में न आश्चर्य था न ताज्जुब, मानो ये सवाल वह पहले भी सुन चुके हों। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, तुमने जो पूछा है वो सिर्फ मंत्रों या जड़ी बूटियों की बात नहीं है, ये आत्मा और मन की गहराई से जुड़ा प्रश्न है। हरण दादा मुस्कुराए, जैसे माधव के मन में उठते भावों को भांप चुके हों। फिर उन्होंने एक गहरी सांस लेकर कहा, इस उम्र तक आते आते मैंने अपनी मां से इतना तो जरूर सीख लिया है कि कौन सा व्यक्ति किस कारण से कोई सवाल पूछ रहा है। उन्होंने माधव की ओर देखा। उनकी आंखों में अब एक पुराना अनुभव झलक रहा था। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मेरे साथ भी यही होता था। किसी को तकलीफ में देखता तो बस उसकी मदद करने के लिए किसी भी हद तक चला जाता था, और खासकर तब जब वो तकलीफ में कोई सुंदर लड़की हो। फिर उन्होंने थोड़ा झुककर मानो सलाह के स्वर में कहा, मेरी मानो, वापस जाओ और उस लड़की को यहां ले आओ, लेकिन याद रखो उसे ये नहीं मालूम होना चाहिए कि वो इलाज के लिए आ रही है। जब मेरी मां उसका इलाज करेंगी तब तुम वहां बस चुपचाप बैठे रहना, कुछ मत कहना। जो कुछ भी तुम जानना चाहते हो, जिन सवालों से तुम्हारा मन भरा हुआ है, उनके जवाब तुम्हें खुद ब खुद मिलने लगेंगे। माधव उस क्षण को समझने की कोशिश करता रहा। उसके सामने अब सिर्फ सवाल नहीं थे, एक रास्ता था, और उस रास्ते पर चलने की पहली शर्त थी विश्वास। माधव कुछ पलों तक हरण दादा को यूं ही देखता रहा। उसके मन में एक अजीब सी उलझन थी। क्या वाकई इतना गहरा ज्ञान और अनुभव उस व्यक्ति में हो सकता है जो देखने में एकदम साधारण लगता है, जो शायद कभी मयोंग गांव के बाहर भी न गया हो, लेकिन अब उसे यकीन हो चला था, जैसे उसने पहले ही महसूस किया था, वैसा ही सच उसके सामने था। यहां लोग भले ही साधारण कपड़े पहनते हों, मिट्टी के घरों में रहते हों, पर उनके भीतर साधारणता नहीं बल्कि गहराई और रहस्य की परतें छुपी थीं। माधव अपने विचारों में डूबा ही था कि तभी एक आवाज ने उसकी सोच में हलचल ला दी। कुटिया के भीतर से किसी वृद्ध स्त्री की आवाज आई, खोंजन हरण तोक भीतर लोई आन। कौन है हरण, उसे अंदर लाओ। माधव चौंका नहीं। अब उसे समझ आ चुका था, ये आवाज हरण दादा की मां की थी, वही महिला जिनकी चर्चा अब तक हर कोई फुसफुसाकर कर रहा था। झोपड़ी के भीतर कुछ बड़ा और अनजाना इंतजार कर रहा था, और माधव अब उसके बिल्कुल करीब था। माधव हरण दादा के पीछे पीछे झोपड़ी के भीतर वाले कमरे में गया। यह कमरा बाहर के कमरे से काफी बड़ा था, लेकिन उतना ही रहस्यमयी भी। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, बस एक संकरी सी जगह जहां छत और दीवार के बीच थोड़ा सा खुला हिस्सा था। वहीं से हल्की सी रोशनी भीतर आ रही थी। कमरे की एक दीवार पर देवी दुर्गा और काली माता की तस्वीरें लगी थीं। उनके सामने अगरबत्तियां जल रही थीं और एक शांत सी महक पूरे वातावरण में फैली हुई थी। कमरे के केंद्र में एक बुजुर्ग महिला जो लगभग 85 वर्ष की प्रतीत होती थी, एक आसन पर ध्यान मग्न बैठी थी। उनके सामने जमीन पर एक सादी सी दरी बिछी हुई थी। हरण दादा ने माधव की ओर देखा और धीरे से इशारा किया, यहां बैठ जाओ। माधव चुपचाप दरी पर बैठ गया। फिर हरण दादा अपनी मां की ओर मुड़े और असमिया भाषा में कहा, तेऊ माधव, तेऊ कोलकाता पा रहा आविल, जिसके स्वर में श्रद्धा और अपनापन साफ झलक रहा था। माधव धीरे धीरे चारों ओर के माहौल को समझने लगा था। उसे अब साफ महसूस हो रहा था कि हरण दादा अपनी मां को उसी के बारे में बता रहे हैं कि वो कौन है, कहां से आया है और क्यों आया है। लेकिन तभी जैसे ही हरण दादा ने आगे कुछ कहने के लिए मुंह खोला, उनकी मां ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उन्होंने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, माधवक दरीर ऊपर सुआ बोलो, आरु मुई तेउर प्रहनोर उत्तर रखने दियूं। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। माधव अब और भी सजग हो गया था, क्योंकि ये सिर्फ एक परिचय नहीं बल्कि किसी बड़े रहस्य की दहलीज थी जिस पर वो अब खड़ा था।
माधवक दरीर ऊपर सुआ बोलो, आरु मुई तेऊर प्रहनोर उत्तर रखने दूं। मां के कहे हुए शब्दों को हरण दादा ने तुरंत हिंदी में दोहराया। माधव, तुम दरी पर लेट जाओ, मां तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अभी देंगी। माधव बिना कुछ बोले दरी पर लेट गया। कमरे का वातावरण अब और भी गंभीर हो गया था, जैसे समय कुछ पल के लिए थम गया हो। मां ने धीरे से आगे बढ़कर माधव के माथे पर ठीक उस जगह जहां दोनों भौहें मिलती थीं, अपनी तर्जनी उंगली रख दी। फिर उन्होंने अपने दाएं हाथ में मोर पंख लिया और माधव की आंखों के सामने दाईं से बाईं दिशा में धीरे धीरे घुमाने लगी। उस पंख की हल्की सी सरसराहट और अगरबत्ती की गंध माहौल को और गहरा बना रही थी। कुछ देर बाद मां ने एक शांत स्वर में कहा, अब तुम सुबह के समय में हो, बताओ तुमने क्या देखा, क्या किया? माधव की आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें होश की जगह एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो पूरी तरह से ट्रांस की स्थिति में चला गया हो। और फिर उसने बोलना शुरू किया। सुबह से लेकर अब तक जो कुछ उसने देखा, सुना और महसूस किया था, वो सब धीरे धीरे बोलता गया। हर शब्द जैसे किसी दरवाजे को खोल रहा था, यादों के, भावनाओं के और शायद किसी अनजाने सच के। माधव जब ट्रांस की अवस्था से बाहर आया तो वह अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसके सामने वही वृद्धा हरण दादा की मां बिल्कुल शांत बैठी थीं, लेकिन उनकी आंखें पलटी हुई थीं, जैसे आंखों में कोई पुतली ही नहीं बची हो, बस सफेदी और रहस्य। उनके होंठ धीरे धीरे किसी गूढ़ मंत्र को बुदबुदा रहे थे और तभी बिना रुके, बिना किसी भूमिका के, उन्होंने एक गूंजती हुई आवाज में कहना शुरू किया, माधव, तू यहाँ मुझे गांव से ले जाने आया है। तू कोई रहस्य खोजने नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी निभाने आया है। तुझे यहाँ भेजा है वीरभद्र नारायण देव ने, उस आदमी ने जो आज भी खुद को राजा समझता है, पर असल में एक निर्दयी, कपटी और घमंडी पुरुष है। उसने अपनी शान और मान के लिए यहाँ तक कि अपने बेटे तक को माफ नहीं किया। और जिस लड़की से तू ट्रेन में मिला था, वो कविता नहीं, राजना है। और जो आज सुबह झूले पर बैठी थी, वो असली डॉक्टर कविता है। फिर वृद्धा का स्वर धीमा हुआ, पर उसकी धार और गहराई और तीव्र हो गई। डॉक्टर कविता, जो कि अपने डॉक्टर बनने से पहले और बाद में बिलासपुर में एक युवक से मिली थी और उसी से प्रेम कर बैठी, लेकिन वीर नारायण को ये मंजूर नहीं था कि उसकी बेटी किसी आम लड़के से प्रेम करे, और वो भी बिना बाप की इजाज़त के। इसलिए उसने एक रात झूठ बोलकर डॉक्टर कविता को बिलासपुर से गुवाहाटी ले आया और कहा कि वो लड़का एक कार एक्सीडेंट में मर गया है, ताकि कविता का दिल टूट जाए और वो अपने पिता की मर्जी से शादी कर ले। पर वीर नारायण की योजना तब हिल गई जब कविता और उस लड़के के प्रेम की निशानी उसके भीतर आकार लेने लगी, एक नया जीवन। उसने कविता का गर्भपात करवा दिया। उस क्रूर सदमे ने कविता को भीतर से तोड़ दिया। आज एक डॉक्टर होते हुए भी वो अब खुद मानसिक रोगी बन चुकी है। वीर नारायण ने मुझे गुवाहाटी इसलिए लाने को कहा ताकि कोई ये न जान पाए कि उसकी अपनी बेटी कविता की ये हालत उसी की वजह से हुई है। और राजना, उसकी दूसरी बेटी, हर जगह डॉक्टर कविता बनकर घूमती है ताकि लोगों को सच्चाई न मालूम पड़े। कमरे में एक भयानक सन्नाटा पसर गया था। माधव जैसे पसीने में भीगा हुआ बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसकी आत्मा उस कथा की सच्चाई में उलझी थी, जिसे अब कोई भी इनकार नहीं कर सकता था। माधव जैसे हक्का बक्का रह गया था। उसकी आंखें सिर्फ मां पर टिकी थीं। उसे अब तक विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ उसने सुना वो सब उसी वृद्धा के मुख से निकला था, जो कुछ देर पहले तक ध्यान में लीन शांत बैठी थी। माहौल में गहराई और रहस्य का बोझ सा लटका था। उसी पल हरण दादा ने धीरे से माधव को बाहर बुलाया। बाहर आते ही उन्होंने एक थकी लेकिन साफ आवाज में कहा, देखो माधव, मंत्रों की शक्ति को विज्ञान कभी पूरी तरह नहीं समझ सकता, और तुम्हें भी इस पर जरूरत से ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। चाहो तो कविता को यहां ले आओ, या फिर जाकर वीरभद्र से साफ कह दो कि इस धरती की कोई भी ताकत मां को इस गांव से बाहर नहीं ले जा सकती। पर अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उस लड़की को इंसाफ जरूर दिलाता। हरण दादा की आंखों में एक थकान थी,
लेकिन उनके शब्दों में अब भी सच और अनुभव का भारीपन था। थोड़ी देर रुककर उन्होंने फिर कहा, अब तुम तय करो तुम्हें क्या करना है। तुम जा सकते हो, शाम ढल चुकी है और रात करीब है। वो सड़क जो पॉबितोरा अभयारण्य से होकर गुजरती है रात को सुरक्षित नहीं होती। गैंडों का खतरा रहता है, खासकर अंधेरे में जब वे अचानक रास्ते पर आ सकते हैं। माधव अब चुप था। शायद उसके भीतर एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी थी, मन, विवेक और सच्चाई की लड़ाई। माधव ने आदरपूर्वक हरण दादा को प्रणाम किया और धीरे से पूछा, क्या मैं मां के भी चरण स्पर्श कर सकता हूं? हरण दादा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माधव, मां अब साधारण नहीं रही। वो इस समय देवी शक्ति के सान्निध्य में हैं और सनातन धर्म की मर्यादा में जब कोई शक्ति देवी रूप में प्रकट होती है तो किसी मनुष्य को उनके चरणों में झुकने की अनुमति नहीं होती। ऐसा करने से देवी शक्ति अप्रसन्न हो सकती है। फिर वो थोड़ा रुके और बोले, अगर तुम सच्चाई का साथ देते हो और कविता को उसका न्याय दिलाते हो तो वही मां को प्रणाम करने के बराबर होगा। अब जाओ माधव, देर मत करो। यहां असम में अंधेरा जल्दी हो जाता है, ये बात याद रखना। माधव ने कुछ नहीं कहा, बस गहराई से सिर झुकाया, मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया। उसकी आंखों में अब कोई उलझन नहीं थी, बल्कि दृढ़ता और एक नया संकल्प था। जैसे जैसे वो गुवाहाटी की ओर बढ़ता गया, उसके मन में अब एक ही लक्ष्य था, कविता को न्याय दिलाना। और जब तक वह शहर की रोशनी के पास पहुंचा, उसके मन में एक योजना भी तैयार हो चुकी थी। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।